और जी स्वागत है आईएएस पीसीएस इंडियन पॉलिटी चैनल में, जिसमें हम देखेंगे सिर्फ इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स, न्यूज़, पीवाईक्यू, क्वेश्चन आंसर्स, टेस्ट एंड मैनी मोर। आईएएस पीसीएस नेट जेआरएफ परीक्षा से रिलेटेड सभी टॉपिक्स इस चैनल पर उपलब्ध हैं। इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है जो आप देख रहे हैं, और बड़े ही आसान भाषा में इंडियन पॉलिटी को समझाया गया है। तो सब्सक्राइब कीजिए और पॉलिटी को समझिए। आज का हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य। आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, और इसमें देखेंगे, पहले हम इसको देखेंगे पूरे चैप्टर को, मूल कर्तव्य में क्या क्या है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और फिर जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद हम टेस्ट पे शुरुआत करेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे पहले मूल कर्तव्य में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें, मूल कर्तव्य की सूची, मूल कर्तव्य की विशेषताएं, मूल कर्तव्यों की आलोचना, मूल कर्तव्यों का महत्व, वर्मा समिति, फिर टिप्पणी और संदर्भ। तो हम यहाँ तक वर्मा समिति तक इसे अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट जाके जरूर देखना। यद्यपि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया है, ना कि मूल कर्तव्यों को। ठीक है, अब यहाँ पर पता कह रहे हैं कि यदि नागरिकों के अधिकार, जितने भी अधिकार होते हैं और जो कर्तव्य होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ठीक है, और अविभाज्य यानी इनको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया है, ना कि मूल कर्तव्यों को। ये जो मूल संविधान है ना, उसमें किसको ज़्यादा मान्यता दी गई है, मूल अधिकारों को ज़्यादा मान्यता दी गई है, ना कि मूल कर्तव्यों को मान्यता दी गई है। दूसरे शब्द में संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को, जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, उनको संविधान में जोड़ा जाए। इन्होंने जोड़ा नहीं था इनमें ठीक है। मूल संविधान में अगर इस प्रश्न बनेगा, मूल संविधान का मतलब होता है जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में जो जो प्रावधान थे वो, तो उस समय ना मूल कर्तव्यों को रखा गया था, ना कि मूल कर्तव्यों को नहीं रखा गया था, बस मूल अधिकारों को रखा गया था। और उन्होंने क्या समझा था, उन्होंने समझा था कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में उनको ऐसा आवश्यक नहीं लगा। हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को राज्य के निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया। राज्य के तो कर्तव्य जोड़ दिए उन्होंने, ठीक है, मगर नागरिकों के कर्तव्य नहीं जोड़े। और जो राज्य के कर्तव्य थे वो राज्य के निर्देशक तत्वों के रूप में जोड़ दिए। अब बाद में 1976 में, ये बाद में हुआ जब 1976 आया, नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो मूल संविधान में ये नहीं थे, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, 2 बार मेंस निकाला है मैंने, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ तो समझ के ही बोल रहा हूँ। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, वो बोलेंगे कि भाई ये संविधान में है या नहीं है। ऐसे प्रश्न है ना, जहाँ भी आपको लग जाए कि कोई सी चीज़ संविधान में थी या नहीं थी, या अब है या नहीं है, या कुछ स्पष्ट उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया है, ऐसी चीज़ों पर ना कान खड़े कर लिया करो। ऐसे ही पूछा जाते हैं प्रश्न। तो यहाँ पर 1976 में इसे जोड़ा गया है, नागरिकों के मूल कर्तव्यों को। 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, तो यानी 2 बार संशोधन किया गया है इसमें, एक बार 1976 में और दूसरा 2002 में। अब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है, यानी यूएसएसआर का जो संविधान था वहाँ से लिया गया है। यूएसएसआर यहाँ से लिया गया है, इसे ही बोला जाता है पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया है। समझे? तो यहाँ पर जितने भी ये संविधान थे इनके, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट कंट्री थी, तो इनके लिए इन, और जो ये जो रूसी था वो क्या था, सोशलिस्ट कंट्री थी, तो इन्होंने वही है, विचारधाराओं का संकट। ले लेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे विचारधारा अपना रहे हैं, इसलिए इन्होंने नहीं लिए। तो ये बस लेकिन हमारा क्या मिश्रित है, तो हमने लिए थे ये। संभवतः एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को रखा गया है। ठीक है, नागरिकों के कर्तव्यों को किस में रखा गया है, सिर्फ जापानी संविधान में रखा गया है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के साथ साथ और किस देश में है ये, तो जापान के संविधान में ये इनका उल्लेख किया गया है। इसके विपरीत समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया है। रूस के संविधान में घोषणा की गई कि नागरिकों के अधिकार, प्रयोग एवं स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों और दायित्वों के निष्पादन से अविभाज्य हैं। तो यानी नागरिकों के जो अधिकार हैं, उसके जो प्रयोग और स्वतंत्रता है, उनके जो कर्तव्य हैं, उनके दायित्व हैं, उनसे है ना अविभाज्य, यानी इसको अलग नहीं कर सकते। अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपको अपने कर्तव्य भी करने पड़ेंगे। जी।
अब देखते हैं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें। स्वर्ण सिंह समिति ने कौन कौन सी सिफारिशें दी थी, ये ध्यान रख लेना। स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है, हमारे नागरिकों के मूल कर्तव्य से संबंधित है। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। अब ये भी ध्यान रख लेना किस पार्टी ने की थी, कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि आजकल ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, वो पार्टी का नाम पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में बनाया गया था, तो ऐसे ही ध्यान रखना। और जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। अब इसमें बताया गया है कि नागरिकों के अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। नागरिकों को, मैंने बताया ना, अपने अधिकार तो सभी निभा लेते हैं, कर्तव्य कोई नहीं निभाता, समझे। ये अंग्रेजों ने भी किया था, अधिकार अधिकार मांगते रहे, लेकिन अपने कर्तव्यों को निर्वहन किसी ने नहीं किया। तो ये न कर्तव्यों का भी हमें निभाना चाहिए। अब केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। हमने पीछे वाली वीडियो में, जिसने नहीं देखी, प्रस्तावना वाली, उसमें हमने प्रश्न कितने सारे देखे कि 26, ये वाला 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 बहुत बार आया है, बहुत बार। जैसे रट लेना 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को। अब इसको लागू किया, इसके माध्यम से संविधान के भाग 4 को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, नए भाग 4 का को जोड़ा गया, भाग 4 का को जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह अनुच्छेद 51 का था, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया। अब यहाँ देखना, जो 1976 में किया गया था, अभी ऊपर देखा हमने, जो 1976 में था, पहले 1976 में है, और फिर उसके बाद का किस में है, 2002 में। तो जो 1976 और जो 2002 था, तो 1976 में आए थे 10 मौलिक कर्तव्य, ठीक है, 10 मूल कर्तव्य आए थे, और फिर 2002 में एक मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था। और ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 का। अब सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को ना जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी। उन्होंने ये बोला कि ऐतिहासिक भूल थी ये, और दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए उसे अब किया गया है। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि स्वर्ण सिंह समिति ने, ये आईएएस में ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि उसमें स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने के सुझाव दिया था, क्या ये सही है? तो ये गलत हो जाएगा, इन्होंने बस 8 को बोला था, और ये बोल देगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 मूल कर्तव्य होगा। यूपीएससी देखो इन आंकड़ों में हेरफेर करते रहता है, ठीक है। यहाँ जो 8 है और यहाँ जो 10 है, इनको उल्टा पुल्टा कर देगा, और आपके दोनों ही दो दिए होंगे, एक से दो, और बोल देगा एक दो सही है, दो सही है, एक गलत है, एक दो दोनों ही गलत है। तो बताओ कौन सा होगा? तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से ना, ध्यान से वर्ड टू वर्ड को ध्यान से देखना है आपको। कितने भी ये आंकड़े जब भी आ जाया करें किसी में भी, तो कान खड़े कर लिया करो। तो यहाँ पर 8 के लिए बोला था स्वर्ण सिंह समिति ने, और यहाँ पर है कितने को दिया था, 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। अब समिति द्वारा दी गई कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और इन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया। इनमें शामिल है, जैसे पहला है, संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई किसी कर्तव्य के अनुपालन से इनकार कर दे। अब जैसे देखो, ये कर्तव्य है, तो आप दंड या सजा नहीं दे सकते, समझे, इसलिए ये माना नहीं उन्होंने। फिर मूल अधिकारों के लागू करने के आधार या मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का अर्थ दंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। ये भी मान्य नहीं था, क्योंकि इसमें भी दंड या सजा की बात हो रही थी। तो आपसे अगर दंड या सजा की कोई सी भी बात आ जाए, तो वो वाले हैं जो शामिल नहीं किए गए थे। फिर कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए, मूल कर्तव्य होना चाहिए, सही बात बोली थी, कर अदायगी होना चाहिए, लेकिन अब जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? सरकार तो वैसे छूट देती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से वैसे देखा जाए तो कर्तव्य है, हर कोई देता है टैक्स, और कर्तव्य क्या, हर किसी से लिया ही जाता है। अगर आप एक छोटा सा बिस्कुट भी ले ले तो तब भी आपको कर देना पड़ता है। तो कर्तव्य मानो या कुछ भी मानो, लिया तो जा ही रहा है, इस वजह से ये नहीं माना गया। अब मूल कर्तव्यों की सूची, अनुच्छेद 51 का, ये अनुच्छेद ध्यान रख लेना, 51 का। अभी इसके बाद है ना, हम प्रश्न भी देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आए थे, जैसे हमने पहले प्रिम्बल के देखे हैं, ऐसे ही मूल कर्तव्यों के देखेंगे। तो अनुच्छेद 51 का हो जा भाई, इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक
भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह क्या कर्तव्य होगा? पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो सबसे पहले संविधान का पालन। कहीं पर भी आपका संविधान शब्द आ जाए, ये पूछा जाता है कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं और कौन कौन से इसमें नहीं है, और आपको कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा होती है। एक तो आपको ना उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी मौलिक अधिकार में, उसकी लैंग्वेज ही अलग है, आपको समझ में आ जाएगा। कन्फ्यूज़न यहाँ होती है मूल कर्तव्यों में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इन दोनों में कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सा नागरिकों के लिए, कौन सा राज्य के लिए है। तो यहाँ पर ध्यान रखना संविधान, इसका पालन करना और आदर्शों का और संस्थाओं को, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करना, ये नागरिकों का मूल कर्तव्य है जो 51 का में आता है। तो संविधान से ध्यान रखना, पहला संविधान का आ जाएगा। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी उनके जो आदर्श थे, जो हमें राष्ट्रीय आंदोलन में मिले थे, उनको अभी तक आपको अपना के रखना है। आपको पढ़ना है कि क्यों होता है, इसलिए हमें 6, 7, 8, 9, 10 इसमें ना 10 तक हिस्ट्री पढ़ा दी जाती है, ताकि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हमें पता रहे और जो इसके आदर्श थे वो हर बच्चा जान जाए, और इसी को वो पूरे दिल जिंदगी तक इसे संजोए रखे और उनका पालन भी करे। समझे, इसलिए हमें ये पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले दूसरा आ जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन। पहला आ गया संविधान, दूसरा आ जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन। फिर तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अब ये भी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता की रक्षा करें, उसको एकता के बनाए रखें, कोई आंदोलन वगैरह ना करें, ठीक है। अखंडता को बनाए रखें, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारी अखंडता को ठोस पहुंचती हो। एक अखंड भारत होना चाहिए हमारा, ना कि खंड वाला। तो ये एक हो गया, इसे अखंडता से याद रख सकते हो आप, अगर ज़्यादा ये शब्द ना याद ना आए तो। संप्रभुता, एकता, अखंडता। फिर देश की रक्षा करें, ठीक है, रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी देश की हमें रक्षा करनी है। जैसे कोई आतंकवादी हमला हो जाता है तो हमें अपनी जान पे खेल के, हम आप देख लोगे बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं, अगर समझ लो किसी को बस में पता चल गया कोई आतंकवादी हमला होने वाला ये है, तो अपने आप उसके अंदर है ना ऐसी चीज़ आ जाएगी कि वो जान पे खेल करके ना बचाएगा लोगों को। जैसे फिल्मों वगैरह में देखा है और ये सच्ची में भी हुआ है। तो ऐसे रक्षा करें, देश की रक्षा करें, और आह्वान किए जाने पर, यानी अगर बुलाए जाने पर, जैसे चीन ने अगर आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान ने कर दिया, तो हमारे क्या होगा, जो अगर उसे देश को ना आह्वान किया जाएगा कि जो भी लड़ना चाहता है, जो भी लड़ सकता है, वो सब आ जाओ और अपनी राष्ट्र की सेवा करो। समझे, तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें हैं। रक्षा वाला प्रावधान ध्यान रखना। फिर भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। स्त्रियां शुरू से ही आपको पता है थोड़ा सा दबी हुई रही हैं हमारे समाज में, तो उनको उठाने का प्रयास किया गया है ये, और उसके जितने भी सम्मान हैं, उनके प्रथाएं हैं, उनको सम्मान करना चाहिए। और इसी में ही हमारे जो इसे भ्रातृत्व से याद रख लेना, वो पहला वाला जो देखा था थर्ड, उसमें अखंडता से याद रख लेना कि हमारा भारत खंड नहीं होना चाहिए, एकता रहनी चाहिए। एकता से भी याद रख सकते हो। वैसे तीनों तो शब्द एक ही बात कह रहे हैं, तो आप किसी भी शब्द से आप इसे याद रख सकते हो। चौथे नंबर पे जो आएगा वो हमारी राष्ट्र की रक्षा हो गया, रक्षा करने पर उसे रक्षा और सेवा। अब पांचवें पर जो आ गया वो है भ्रातृत्व, यानी भाईचारे को बना के रखना। कोई भी धर्म, भाषा कैसा भी हो, उसको भाईचारे को बना के रखना है, और हमें उसमें भी जो महिलाओं की जो प्रथाएं हैं उनका आदर करना है। फिर छठा है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो हमारी जो संस्कृति है उसकी जो गौरवशाली परंपरा है, परंपरा का मतलब जो पहले से चली आ रही है संस्कृति की, हमारी जो वेद थे और बाकी और वो जो वेदांत थे, हमारा जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, हमारा खुद ही वैदिक धर्म था, ये सारी चीज़ों की जो हमारी संस्कृति है, जो भी आपने एनसीईआरटी का 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है उसमें जो भी दिया गया है, और मेडिवल और जितनी भी जो भी आपका आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सांस्कृतिक में जो भी आपने पढ़ा है उसी सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो सबकी है ना क्या करें, परंपरा को महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, ठीक है। तो इस संस्कृति से ध्यान रखना, उसकी गौरवशाली परंपरा। फिर सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें। तो दूसरा आ गया, सेवंथा आ गया प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, यानी हमें यहाँ पर पर्यावरण का भी एक एस्पेक्ट दिखाया गया है इसमें मूल कर्तव्यों में। अब उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये बहुत ही अच्छा है, प्राणी मात्र, ठीक है, के प्रति दया भाव रखें। हमें ऐसी नीति, हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए जिसमें हमें दया दिखानी चाहिए, ये नहीं कि निर्दयी होकर के कहीं भी आगे चले जाए। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है इसमें। अब 8 है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब यहाँ पर है
एक था वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ध्यान रख देना पहले, इनमें कन्फ्यूज़न होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता क्या है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसा दृष्टिकोण होता है जो हर किसी को तर्क वितर्क के हिसाब से देखता है। जैसे कि अब हमारे समाज में बहुत सारे तरह के धार्मिक लोग रहते हैं, कास्ट के लोग रहते हैं, बहुत हमारी विविधता है। तो ऐसे में अगर कुछ भी हो जाता है, जैसे अफवाह फैल गई कि किसी ने किसी को मार दिया और वो दूसरी कास्ट का था, तो अपर कास्ट वाले उधर मारने चले जाएंगे, और होता भी है गांव वगैरह में अभी भी। तो ये अफवाह थी। अब किसी ने भी है ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण का से यूज़ ही नहीं करा, उन्होंने सच्चाई तक जानने की कोशिश ही नहीं करी कि सही है या नहीं है, तर्क वितर्क नहीं करा, और ना ही पीछे के जानने सोचे कि ये ऐसा हुआ भी है या नहीं। बस उसमें बह गए वो, ठीक है, अफवाहों में बह गए। तो ये गलत होता है। इसीलिए बोला जाता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आपको विकास करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करोगे तो हमें पता चलेगा सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दूसरा है मानववाद। मानववाद में भी वही सारी चीज़ याद है कि मानव के प्रति दयावाद दिखाओ और सभी के एक साथ काम करो मिलजुल करके, वो मानववाद हो गया। जानवरों के प्रति भी दया दिखानी है हमें, जैसे कि हमने प्राकृतिक पर्यावरण में देखा। उसके बाद ज्ञानार्जन। ठीक है, ज्ञानार्जन का मतलब हर किसी को पढ़ाई करनी चाहिए, जो भी ज्ञान हो अच्छा सारा लेना चाहिए माता पिता से, शिक्षकों से। ये ज्ञानार्जन वाला है जिससे हमारा देश शिक्षित हो सके। और फिर है सुधार की भावना। सुधार की भावना का मतलब है कि आप में अगर कोई कमी है तो उसकी उसमें सुधार की भी जगह होती है। तो सुधारने की भावना को विकास करना चाहिए हमें। और ये सिर्फ नहीं है अपने में करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हो और आपको पता है कि भाई हमारे कर्तव्यों में ये चीज़ दे रखी है और आप इसे अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इसे अपने आगे संतान में का यूज़ कर सकते हो, संतान में इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो कि उसे सुधारो, उसको ये समझाओ कि भाई कुछ गलत काम नहीं करना। मतलब हमारे समाज को ना अगर इन्हें अच्छे से अप्लाई कर लिया जाए ना, तो हमारा समाज आज से बहुत अच्छा बन जाएगा। ये चीज़ इसमें बताई गई है। लेकिन वही ये किसी को समझ में ही नहीं आते हैं, क्योंकि लोग समझना ही नहीं चाहते। कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये क्या है भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण? कहते हैं भाई कितनी कठिन लैंग्वेज दे रखी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाई समझ लो उसे वैज्ञानिक। सामान्य विज्ञान तो हर कोई पढ़ता है, छठी क्लास में पढ़ा दिया जाता है, इसमें क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? फिर नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित सुरक्षित रखना है। अब इसके लिए भी हमें लॉ बनाने पड़ते हैं। हमारा कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। लेकिन हमारे गरीब देश में गरीबी इतनी है, लोग वेल्ले बैठे रहते हैं, खंबे उखाड़ के ले जाते हैं। तो कहाँ से रखेंगे? उन्हें तो ये पता ही नहीं होता कि वो कुछ मूल कर्तव्य जैसी चीज़ें भी होती हैं। कभी स्कूल ही नहीं गए, उन्हें क्या पता चलेगा? ये हिंसा से दूर रखें। सबसे ज़्यादा तो इसी में रहते हैं। कुछ भी चीज़ कहीं हो जाए, हिंसा में सब कुछ आगे रहता है। तो इससे पता चलता है कि हमारे समाज में अभी मूल कर्तव्य जो है पूरे के पूरे अभी भी यूज़ नहीं किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अभी कितनी अच्छी बात कही गई है ये। इसमें लोग उलझ जाते हैं। अब व्यक्तिगत का मतलब है कि अपने इंडिविजुअली, जैसे कि मैं अगर अकेला हूँ तो मैं अकेले तौर पर ये काम करूँ। और सामूहिक का हो गया कि मेरा जो पूरा ग्रुप है वो सारा काम करे। ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक। जैसे कोई एनजीओ होता है वो सामूहिक रूप से काम करता है, और जो कोई एक आदमी होता है काम कर रहा है वो व्यक्तिगत रूप से काम करेगा। तो ऐसे ही सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, यानी आगे की तरफ ऊंचे ऊंचाई की तरफ बढ़ना है आपको। और ऐसा प्रयास करना है कि हमें नीचे नहीं कराना, अपने समाज को आगे बढ़ना है। और जिससे क्या होगा, राष्ट्र जो होगा वो निरंतर बढ़ते हुए प्रगति करेगा और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लेगा। हमारे राष्ट्र की भावना की बात कही गई है इसमें। क्या समझने में कठिन है इसमें? लोगों को कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। अब ये 11वां है जो बाद में जोड़ा गया था 2002 में। इसे ही ध्यान रखना है, इसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, क्योंकि ये दिमाग से ना स्लिप सा हो जाता है। कहते हैं भाई ये पता नहीं कौन सा था। तो ये ध्यान रखना है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। ये स्लिप नहीं होना चाहिए आपके दिमाग से। तो इसमें था 6 से 16 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। और यहाँ पे ध्यान देना, 6 से 14 वर्ष तक का ही है बस। और शिक्षा की बात करी गई है। तो शिक्षा की बात आपके मूल कर्तव्य में भी दे दी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दे दी है, और मौलिक अधिकारों में भी दे दी है, सभी में दे दी है ये शिक्षा वाली बात। ठीक है सर, इसलिए ना 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, अब क्योंकि तीनों में प्रावधान है, मौलिक अधिकार भी है, नीति निर्देशक तत्व भी है, राज्य का भी है। तो राज्य ने भी है ना 6 से 14 वर्ष तक सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री रहती है, इसलिए ये कर रखा है। और मौलिक कर्तव्य है कि जब भी आप जाओगे आपको अपने बच्चों को एडमिशन करवाना है। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं तो कह रहा हूँ इसमें एक और जोड़ना चाहिए बच्चों के साथ, है ना, एक और जोड़ना चाहिए बालिकाओं का। क्योंकि लोग बाग बच्चों को है ना बस बालक से समझते हैं, बच्चों में बालिकाओं को नहीं लेते, उनकी पढ़ाई रुकवा देते हैं। आपने देखा होगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला भी इसी से ही प्रेरित है। तो ये सारे हमने देख लिए 11
अनुच्छेद। फिर नेक्स्ट है मूल कर्तव्यों की विशेषताएं। निम्नलिखित बिंदुओं को मूल कर्तव्यों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित किया जा सकता है। तो ये मूल कर्तव्य की विशेषताएं हैं, ये पहला है। उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, हमें पता है कुछ नैतिक हैं, तो कुछ नागरिक हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है। ठीक है, ये दो इसमें डिवाइड कर दिया गया एक एक को कि नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। यहाँ पे नैतिक दायित्व कौन से, नागरिक कौन से, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ये मत समझते ये पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आप सबको कर्तव्य तो सारे पता होते हैं 11 के 11, और लेकिन उनका जो महत्व होता है, जो विशेषता होती है, वो नहीं पता होती। तो यहाँ से ध्यान रखना, पूछ लेगा कि कौन सा नैतिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य में कौन सा नैतिक कर्तव्य है, ये वाला स्वतंत्रता संग्राम वाला या फिर राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान वाला। वैसे तो आप बोलोगे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान भी तो नैतिक ही है, तो ये नैतिक नहीं है, नागरिक कर्तव्य है। ठीक है, तो नैतिक दायित्व तो हमारा ये है स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को सम्मान। फिर दूसरा, ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म और पद्धतियों से संबंधित हैं, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरे शब्दों में ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। अब यही पूछ लिया जाएगा कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है, बताओ सही है गलत है। स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। फिर कुछ मूल कर्तव्य, कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए ही है, ना कि विदेशियों के लिए। ठीक है, क्योंकि नागरिकों के कर्तव्य हैं इसलिए सिर्फ नागरिकों के लिए है। अब निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, यानी इन्हें आप है ना न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है, सीधे नहीं है, यानी उनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संस्तुति नहीं होगी। अगर वॉयलेशन हो रहा है, जैसे कि लोग बाग नहीं कर रहे हैं, अब इसमें से महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा है कोई, और कहता है भाई ये प्रथाएं हम नहीं चाहते, ये जो रहनी चाहिए, तो अगर उसके खिलाफ है ना, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब इस चीज़ के लिए नहीं जा सकते। वैसे तो आप जा सकते हो, उसके लिए और लॉ बने पड़े हैं, मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है, यही है। और यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन संसद इसके लिए कानून बना सकती है, जैसे कि बनाए हैं। अगर उसका उल्लंघन होता है, उसके कानून के खिलाफ कुछ होता है, तो आप न्यायालय जा सकते हो, तो आपके पास कोर्ट केस चल सकता है। फिर मूल कर्तव्यों की आलोचना, यह आलोचना दी गई है, इसमें देखना कितनी बकवास आलोचनाएं दी गई होंगी। आलोचना क्या होती है, लोगों को समझ में नहीं आता तो उसे आलोचना बोल देते हैं, इसमें कुछ कमियां नहीं है वैसे। तो आलोचना देखते हैं हम। भाग 4 में उल्लिखित मूल कर्तव्य की निम्नलिखित आलोचना की जाती है। कर्तव्य की सूची पूर्ण नहीं है, क्योंकि उनमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि समाहित नहीं है। असल में कर अदायगी के कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति मिली थी, ये मैंने आपको बता भी दी कर अदायगी वाला कैसा है। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, भाई पूर्ण नहीं है, ऐसा तो कितना भी भर दो, पूरी किताब भर दो, पूर्ण तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के हर किसी के लिए अलग अलग कर्तव्य बांटोगे क्या? ऐसा तो भाई पूर्ण तो कुछ भी चीज़ नहीं है ना, ये तो वो कर्तव्य थे जो बहुत जरूरी थे, तो ये आलोचना भी बेकार हो जाती है। अब कुछ कर्तव्य अस्पष्ट, बहुअर्थी और आम व्यक्ति के लिए समझने में कठिन है। वो इसलिए कठिन है क्योंकि समझना ही नहीं चाहते वो। एक बच्चे के लिए एबीसीडी भी कठिन होती है, लेकिन समझाई जाती है ना। एक बच्चे के लिए टेबल भी बहुत कठिन होते हैं, करता है ना वो। तो ये कैसे कह सकते हो कि ये आम आदमी के लिए कठिन है? आम आदमी में दिमाग नहीं होता क्या? ऐसी भी भाषा नहीं है जो समझने में कठिन नहीं होगी। न्यूज़पेपर तो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं आम आदमी। न्यूज़पेपर समझ करके कौन नेता क्या कर रहा है, कैसे कैसे होना चाहिए, वो तो बातें सदियों से होती आ रही हैं, और ये इसमें कठिनाई हो जाती है। तो ये भी बेकार आलोचना है इसकी। और अस्पष्ट भी कुछ भी नहीं है, सब स्पष्ट दे रखा है, एक एक शब्द है और आप उसके कितने भी अर्थ निकाल सकते हो। तो सही अर्थ में निकालो, जो उसका कॉन्टेक्स्ट है उस अर्थ में निकालो ना। ऐसे तो टू वे जोक्स भी होते हैं, हाँ, दो तरीके लैंग्वेज के जोक्स भी होते हैं। आप क्या तुम दूसरे तरीके में ही जाओगे? बहुअर्थी, बहुअर्थी हैं तो जो जो अच्छे अच्छे अर्थ निकल रहे हो उसमें ले लो आप। अगर आप नेगेटिव ही चलना है तो भाई आप तो कुछ का रास्ता ही नहीं है ना। तो ऐसे ही है। उदाहरण इसमें बताया रखा है कि उदाहरण के लिए विभिन्न शब्दों की भिन्न व्याख्या हो सकती है, जैसे उच्च आदर्श, समग्र संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि। भैया कितनी भी व्याख्या हो जाए, आप अपनी व्याख्या के हिसाब से ले लो, सब्जेक्ट के हिसाब से जो आपके देश के हित में हो। फिर तीसरे देखते हैं, अपनी गैर न्यायोचित छवि के चलते इन्हें आलोचनाओं द्वारा नैतिक आदर्श करार दिया गया। नैतिक आदर्श दिया गया है कुछ कि, तो क्या हो गया नैतिक है तो? नैतिक आदर्श तो वो भी होते हैं जैसे माता पिता का सम्मान करना, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। अब प्रसंगवश स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य को ना निभाने का अर्थदंड व सजा की सिफारिश की थी, लेकिन ये गलत है ना। सजा कैसे मिल सकती है किसी को भी? इससे तो ये तो शिक्षा वाली बात हुई ना। जब किसी को बंदे को पता ही नहीं है तो कैसे अर्थदंड दे दोगे? अब हर बच्चे को आप ये शुरू से सिखाओ, बचपन में स्कूल में भी नहीं सिखाया जाता, इसे ना 5वीं क्लास से सिखाओ, एक एक कर्तव्य हर क्लास में दो, क्यों नहीं सीखेगा बच्चा? सीखेगा। फिर
कैसी सज़ा का प्रावधान? जब आप बिल्कुल ही जब बुढ़ा हो जाता है आदमी, जिसको कभी सुना ही नहीं होता, जब उसे बोलो कि भाई आपने ये नहीं करा, कहेगा यार हमें तो पता ही नहीं है। कैसे अर्थदंड लगा दोगे उसमें? चौथा, संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरिक्त करार दिया है। ये बोल दिया कि फालतू में डाल दिए गए हैं, इसकी कोई जगह नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्य को उन सभी को मानना है जो संविधान से संबंध ना भी हो। तो संविधान से संबंध ना भी हो, भाई सभी को मानना पड़ेगा। पूरे आप किसी को मानो ना मानो, सिटीजन्स तो मानेंगे ही ना, और जितने भी सिटीजन होंगे वो सब मानेंगे ही। फिर पांचवा, आलोचकों ने कहा है कि संविधान के भाग 4 में इनको शामिल करना मूल कर्तव्यों के मूल्य एवं महत्व को कम करती है। उन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे मूल अधिकारों के बराबर रहते। ऐसी भी बात नहीं है यार, ऐसा तो आप संविधान में जो भाग राष्ट्रपति है वो बाद में है, तो उसे भी आगे ला दो। फिर ऐसे तो आप ये बोल दो कि भाई नहीं, हम तो पीछे वाला चैप्टर पहले पढ़ रहे हैं। भाई किताब है, पूरी किताब में कहीं भी जगह दिया है तो हमारा संविधान का भाग ही। ये तो बेफालतू की आलोचना है। मैंने बताया था ना, ये आलोचना वालों कुछ नहीं है, बस एक आपका क्वेश्चन जोड़ दिया है। बेफालतू के हैं सब। ये सही है महत्व। अब आलोचना और विरोध के बावजूद मूल कर्तव्य की विशेषताओं को निम्नलिखित दृष्टिकोण के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। कौन कौन सा है? तो अपने अधिकारों का प्रयोग करते वक्त यह नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं। और जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं ना अभी, अगर आप उन्हें सही से अमल करते हो तो यूपीएससी में ना इससे पहले क्वेश्चन आया रखा है कि अधिकार और कर्तव्य एक साथ चलते हैं। समझे? तो ये अगर समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग कर लिया है, तो ये ऐसे में आया था, तो ऐसे में आराम से आप अच्छे से लिख सकते हो। ये अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, ना कि रटने वाला। ठीक है, तो यही है, अधिकार का प्रयोग करते वक्त यह नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं। नागरिकों को अपने देश, समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में काम करते हैं। सही है, शुरू से ही आप बताओगे तो चेतावनी के रूप में काम करेंगे ही ना। अब मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार हैं। अब मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता में एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। कर दिया ना, ये भी अदालतों की सहायता करते हैं। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि, अब यहाँ पे ये पॉइंट आ गया आपका जो पेपर में आ सकता है, व्यवस्था दी कि किसी कानून की संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को पता लगे कि मूल कर्तव्य के संबंध में विधि में प्रश्न उठते हैं तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 जो 6 स्वतंत्रताओं के संदर्भ में इन्हें तर्कसंगत माना जा सकता है और इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। समझे? असंवैधानिकता से बचा लिया जाएगा अगर वो इसके तर्कसंगत है तो मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। जैसे कि हमें बताया कि संसद को ये अधिकार के उसके लिए वो कानून बना सकती है, और कानून बनाएगी तो अगर उस पर उल्लंघन होता है तो उससे सजा का प्रावधान भी हो जाएगा। अब तत्कालिक विधि मंत्री एच आर गोखले ने संविधान लागू होने के 26 वर्षों बाद मूल कर्तव्य को शामिल करने के लिए निम्नलिखित कारण बताए। ये कारण बताए हैं इन्होंने, विधि मंत्री थे हमारे। तो स्वतंत्र भारत के बाद विशेषता जून 1975 को आपातकाल की पूर्व संध्या पर लोगों के एक वर्ग ने स्थापित विधिक व्यवस्था का सम्मान करने की अपनी मूल प्रतिबद्धता के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। मूल कर्तव्यों संबंधी पीठ के प्रावधानों का आंदोलनकारी लोग जिन्होंने विगत में राष्ट्र विरोधी आंदोलन और असंवैधानिक विद्रोह किए हों पर संयमी प्रभाव होगा। ठीक है, जो जैसा कहते हैं ना हम हिस्ट्री से सीखना चाहिए, तो ऐसा कुछ हुआ था इंसिडेंट, तभी ये लागू किए गए थे। तो बेफालतू में तो किए नहीं गए होंगे। अब वही वो विधि मंत्री हैं, और चलो ठीक है विधि मंत्री हम मान लेते हैं, चलो इन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन इनकी हेल्प कौन करता है? पढ़े लिखे लोग ही तो करते हैं, सचिव वगैरह वो तो पढ़े लिखे होते हैं। ये पढ़े लिखों का ही कमाल है, जिससे जो नहीं समझते वो ना समझ होते हैं। अब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने को उचित ठहराते हुए यह तर्क दिया कि इंदिरा गांधी ने बोला कि इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा मूल कर्तव्य को नैतिक मूल्य अधिकारों को कम करना नहीं है, इसका जो नैतिक मूल्य है वो अधिकारों को नहीं कम करते होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हुए लोगों को अपने अधिकारों के सम्मान कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। तो है ही, आप सिर्फ ये थोड़ा ना कि आप अधिकार का यूज़ करते रहो, आपके कुछ कर्तव्य भी होते हैं, वो भी आपको निभाने हैं। जैसे अब चलते हैं आगे। संसद में विपक्ष ने संविधान में कांग्रेस सरकार द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का कड़ा विरोध किया। ये तो इनका पार्टी पॉलिटिक्स है, इसको इग्नोर करना। अब यद्यपि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई जनता सरकार ने आपातकाल के बाद इन मूल कर्तव्यों को समाप्त नहीं किया,
कड़ा विरोध कर रहे हैं लेकिन बाद में समाप्त नहीं किया। तो वही ये पार्टी पॉलिटिक्स किया, अपनी बात को आगे कहने का, न्यूज़ में आने का तरीका होता है। और लेकिन एक ही नई सरकार 43वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 व 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में अनेक परिवर्तन करना चाहती थी। यह परिलक्षित करता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाना आवश्यक था। यह ज़्यादा स्पष्ट हो गया जब 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अब नेक्स्ट है हमारा वर्मा समिति। वर्मा समिति भी ध्यान रख लेना। स्वर्ण सिंह समिति तो आपने ध्यान रख कर लिया है, वर्मा समिति भी ध्यान कर लेना। नागरिकों के मूल कर्तव्यों संबंधी वर्मा समिति ने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्थाएं की। इनमें यानी इन्हें ऐसा करना चाहिए कि हमें इनको ना कानूनी बना देना चाहिए, तो ये बोला था। तो यहाँ ध्यान रखना, जो वर्मा समिति है वो किस चीज़ से संबंधित थी, तो वो थी मूल कर्तव्य को कानूनी प्रावधान देने की से संबंधित थी। वर्मा समिति मूल कर्तव्य को कानूनी प्रावधान देने से संबंधित थी। तो इनमें कौन कौन से इन्होंने बोले थे? पहले तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, ये भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है। ये व्यवहारिक रूप है उसका। फिर दूसरा, बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वाले को दंड देने की व्यवस्था करते हैं। फिर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है। फिर एक और ये हो गया। फिर नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता, घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वग्रह से ग्रस्त अभ्यारोपण और अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा। भारतीय दंड संहिता में भी इस चीज़ को दोबारा से बताया गया है कि अखंडता और हमारी जो देश की अखंडता है उसके लिए अगर करते हो, आप उल्लंघन करते हो, उसको अखंडता को चोट पहुंचाते हो, तो वो दंडात्मक अपराध होगा। फिर विधि विपद क्रियान्वयन निवारण अधिनियम 1976 किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है। ये भी हो गया एक और व्यवहारिक रूप। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भ्रष्टाचार में संलिप्त धर्म के आधार पर मत मांगने, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। सातवां है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980, वनों की अनियमित कटाई एवं वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर रोक लगाता है। ये सारे नियम जो बनाए गए हैं, ये जितने भी हैं, वो सब इनके व्यावहारिक रूप को दर्शाते हैं। ये व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किए गए हैं, और इसके जो व्यावहारिक रूप से लागू किए गए हैं, तो इसकी हमें औचित्यता भी बताता है कि ये कितने ज़रूरी हैं हमारे संविधान में, और इन्हें हटाना नहीं चाहिए। अगर कोई पूछा जाए इंटरव्यू वगैरह में कि इन्हें हटा देना चाहिए, तो आपका सीधा सा आंसर होगा नो, नहीं, नेवर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चैप्टर ख़त्म, और हम फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर लेकर के आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।